अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। ऑफ कोर्स इस वक्त मुल्क के अंदर पिछले एक महीने से मुसलसल जो सियासी अदम इस्तेहकाम था वो शिद्दत अख्तियार कर चुका है, क्योंकि 9 मई का दिन एक अफसोसनाक दिन था पाकिस्तान की सियासी तारीख में। क्योंकि जब 9 मई का दिन वकूफ़ पज़ीर हुआ तब इस मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम था, माशी अदम इस्तेहकाम था, सिक्योरिटी के बहुत बुरे सूरत हाल थे। तो जब 9 मई का वाक़या हुआ, जो कि ऑफ कोर्स एक पाकिस्तान की उस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ का एहतजाज शामिल था, जिसके नतीजे से वो तमाम इंसिडेंट हुए जिसमें मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले हुए और आर्मी पर हमले किए गए। ऑफ कोर्स इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ पूरी तरह उसमें इन्वॉल्व नज़र आई। तो ये अफसोसनाक अमर था, लेकिन हमने ये देखा कि उसके बाद इमरान खान साहब थोड़ा बैकफुट पे ज़रूर गए। लेकिन जब भी हम नज़र दौड़ाते हैं हिंदुस्तानी मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पे और उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, तो इमरान खान साहब एक नैरेटिव बिल्ड करते हुए हमें दिखाई देते हैं। और वो नैरेटिव इमरान खान साहब का टारगेटेड होता है, वो टारगेटेड आर्मी की तरफ होता है, फिर वो आर्मी चीफ की तरफ होता है, फिर वो इदारों के टकराव की जानिब होता है, और फिर वो ख़ुद को ऐसे फ्रेम करते हैं कि जैसे तमाम तर जो मामलात हैं वो ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को सामने रख के जो है वो बनाए जाते हैं। अब खान साहब ने कल एक बड़ा शानदार बयान दिया, वो ये था कि सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही हैं। तो वो कह रहे थे कि जितने बाकी रह गए उन सब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करवा ली जाए और उसके बाद जो है वो इलेक्शन करवा दिए जाए। पर सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब ऐसा इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं, इमरान खान साहब ऐसी बात जो है वो क्यों करते हैं? क्या उनके पास कोई जवाज़ या कोई सबूत मौजूद हैं? तो इसका जवाब हमेशा से आता है कि नो, देयर इज़ नो अदर एविडेंस और नो एनी प्रूफ। जो इमरान खान साहब एक नैरेटिव जो है वो बनाते हुए हमें दिखाई देते हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि इमरान खान साहब उससे हमदर्दी ज़रूर हासिल कर लेते हैं। इमरान खान साहब का ये सियासी अगर तारीख उठा के देख लें, हमेशा से उन्होंने एक हमदर्दी का जो एलिमेंट है वो अपने साथ ज़रूर रखा है, और अभी भी वो कुछ ऐसा करते दिखाई देते हैं कि जो हमदर्दी का वोट है वो अपनी तरफ समेटने की भरपूर कोशिश करते दिखाई देते हैं। और वो ये फील कराते हैं कि कहीं ना कहीं इदारे जो हैं वो उनको डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो सिंपैथी लेनी है लोगों से वो उसको लेने में किसी हद तक कामयाब भी हो जाते हैं, और वो होते भी हैं। फिर इसी तरह एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि जितनी कारकुनान हैं, ख़वातीन कारकुनान, उनकी गिरफ्तारी हुई, और ऑफ कोर्स हुई, उससे कोई इनकार नहीं है। एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई कि ख़वातीन के साथ ज़्यादती हो रही है जब वो डिटेंशन में है, कस्टडी में है। तो ये भी एक नैरेटिव ऐसा बिल्ड करने की कोशिश की गई, क्योंकि खान साहब को पता है जब भी वो बात करते हैं तो इंटरनेशनल मीडिया उसको अपने तरीके से पोर्ट्रे करता है, ख़बर चलाता है। और जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई आपने ये बात लिखी तो क्यों लिखी, उन्होंने कहा खान साहब ने कह दिया, तो उनका सोर्स जो है वो खान साहब है। खान साहब जो है वो उनके लिए एक अथेंटिक सोर्स तो ज़रूर होता है, क्योंकि खान साहब खुद कह रहे होते हैं, बट खान साहब के पास वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? क्या खान साहब के पास वो सबूत होते हैं? तो ऐसा नहीं होता। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को अपने वोट बैंक की जो हमदर्दियाँ हैं, जो और जो सोसाइटी में जो हमदर्दियाँ हैं, उसको ज़रूर समेटना चाहिए। पॉलिटिकल लीडर की एक मेरे ख्याल में प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन मेरा बड़ा अफसोसनाक बात ये भी कि इमरान खान साहब को अपनी हमदर्दियाँ लेने के लिए, लोगों से हमदर्दियाँ लेने के लिए इदारों को, ख़ास शख्सियात को फ्रेम नहीं करना चाहिए। ये बड़ा जो है वो बड़ा काबिल मज़म्मत है। सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी एक्ट जो है उससे नवाज शरीफ साहब को और जहांगीर तरीन साहब को क्या फ़ायदा होगा या नहीं होगा, इस पर हम बात करें, क्योंकि वज़ीर कानून जो है उन्होंने तो कहा कि जी जहांगीर तरीन साहब को और नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा नहीं होगा। अब क्या इस एक्ट के बाद फ़ायदा होगा? डिबेट है बड़ी लंबी, उस पर हम बात करेंगे। नई पार्टी बनेगी या जितने पंछी उड़ के चले गए, तहरीक इंसाफ को छोड़ के चले गए, वो किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे? सियासी मंजरनामा क्या होगा? क्योंकि बार बार कहा जाता था कि 2023 जो है वो इलेक्शन का साल हो सकता है। इस पर गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया सीनियर सलाहकार ब्यूरो चीफ लाहौर सेंटर पब्लिक न्यूज़ जनाब बाबर डोगर साहब ने। बाबर डोगर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर माहिर कानून हैं हमारे साथ मियाँ दाऊद साहब। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। दिफाई तज्ज़ियाकार और ऑफ कोर्स पॉलिटिकल एनालिस्ट एज़ वेल ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं बाबर डोगर साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा। मैं इस एक्ट पे आता हूँ बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हम बात करें, लेकिन मैं चाहता हूँ उससे पहले ये जो एक बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई कि ज़्यादती हुई है ख़वातीन वर्कर्स के साथ और फिज़िकली जो है उनको अब्यूज़ किया गया, तो ऐसी कोई इतलात आपके पास हैं? यू आर अ वेरी एक्टिव फील्ड रिपोर्टर सर। देखें, आज वज़ीर आला खुद गए, उसके साथ साथ SP अनुश रहमान जो हैं वो भी गई हैं उसके जेल में, और उसके साथ साथ DC लाहौर जो हैं वो भी गई हैं।
और उन्होंने जाके वहाँ पर सारा इंस्पेक्शन की है, और जो अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट मेरी नज़र में नहीं आई। मेरी जेल खाना जात से भी बात हुई है, होम डिपार्टमेंट से भी बात हुई है, कोई ऐसी रिपोर्ट सामने नहीं आई कि किसी भी खातून के साथ कोई किसी किस्म की कोई ज्यादती की गई हो या मिसबिहेव किया गया हो। रूटीन के मुताबिक वहाँ पर ख़वातीन जो है वो डिटेन है। ये वो ख़वातीन है जो 9 मई को जिन्होंने कोर्ट कमांडर हाउस में गई और वहाँ पर जाकर वो अंदर भी गई, उन्होंने वहाँ जाकर वीडियोज़ भी बनाई, वहाँ पर लोगों को इश्तियाल भी दिलाया, और ये वो सारी ख़वातीन हैं जिनको बाद में अरेस्ट किया गया। और वो तो कोई फिजिकल अब्यूज़ की इत्तलात आपको नहीं मिली? मेरी इत्तला के मुताबिक तो कोई फिजिकल अब्यूज़ नहीं है। अब ये खान साहब ने, तो आपको पता है कि खान साहब ने तो ये भी कह दिया था कि 35 पंक्चर जो हैं 35 पंक्चर लगे, और उसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट नहीं बनने दी। 2013 के इलेक्शन में 35 पंक्चर का उन्होंने जिक्र किया, और जो बाद में पता चला कि कुछ भी नहीं था। उसका जब कोर्ट ने बुलाया, उन्होंने कहा जी एविडेंस दें कि आप कौन से 35 पंक्चर थे, तो उनके पास कोई एविडेंस था ही नहीं। उन्होंने कहा जी मुझे तो आगा मुर्जा पोया ने बताया था। आगा मुर्जा पोया ने कहा कि जी मैं तो वो अमेरिकन कॉन्सुलेट दफ्तर गया, वहाँ पे बात हुई। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, मैं जो ये सवाल इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त हमें दुनिया भर में बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। वो इसलिए है कि इंटरनेशनल मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, वो ये बड़ा बड़ा क्रिटिकल है और बहुत डैमेजिंग होगा पाकिस्तान के लिए। खुदा ना खास्ता अगर ये सच है, और अगर सच नहीं है और उनके पास सबूत नहीं है, तो क्या उनको नहीं पता कि हम पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं अगर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं? तो देखें, जो इल्ज़ाम लगाया गया फिर उसका कोई एविडेंस तो सामने लेके आए ना। कोई एक एविडेंस तो दें। तरीके साहब कोई एविडेंस नहीं है। एक चीज़ तो ऐसी दें जिससे ये साबित हो कि जनाब ये इस तरह का वाकया हुआ है किसी एक जेल में, किसी एक खातून के साथ। जिस खातून के साथ हुआ है उसका ही नाम दे दें, चले हम उनके साथ खड़े हुए हैं, खान साहब के साथ, पूरी सोसाइटी खान साहब के साथ खड़ी हुई है। अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, अगर किसी खातून के साथ किसी भी जेल में जो डिटेन है उसके साथ कोई मिसबिहेव हुआ, कोई ज्यादती हुई है, कोई इस तरह की चीज़ हुई है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैं खान साहब के साथ खड़ा हूँ। इस इशू पे मैं खान साहब, हारिस नवाज साहब, बाबर डोगर साहब ने तो पिछले हवाले भी दे दिए। खान साहब की एक आदत है कि वो इल्ज़ाम लगा देते हैं, फिर जब सबूत की बात होती है तो फिर वो सबूत, ऑफ कोर्स मैं तो 2011 से बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ खान साहब को, तो सबूतों पर खान साहब के पास कोई एविडेंस नहीं होता। ये मामला इस तरह का है कि पॉलिटिकल अनरेस्ट है इस वक्त। यूरोपियन पार्लियामेंट हो, अमेरिकन पार्लियामेंट हो, ब्रिटिश पार्लियामेंट हो, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर बात हो रही है, और उस बीच में खान साहब एक ऐसा इल्ज़ाम लगाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसा इल्ज़ाम लगाती है जो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को मजीद डैमेज कर सकता है। तो क्या आपको लगता नहीं कि आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत देना चाहिए खान साहब को? इमरान खान साहब को देखें, मैं बार बार कहता हूं कि उनको बड़ी सोच समझ से बात करनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, पाकिस्तान की इमेज के लिए ही टू बी वेरी केयरफुल, इज अ नेशनल लीडर। और ख़ास तौर पे इन खवातीन के लिए जो इस वक्त तो PDM की गवर्नमेंट अफोर्ड ही नहीं कर सकती मेरे हिसाब से, कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा जेल में इंसिडेंट हो जिनके बहुत ज़्यादा रिप्रिकॉशन हो और उनसे इनिशिएटिव जिनके फंसाए वो लूज़ करके दोबारा इमरान खान के हाथ में आ जाए। सेकंड, आज अगर देखा ना, लेडी एक SSP गई हैं, एक DC लाहौर की गई हैं, ख़वातीन गई हैं, उनके पास आई एम श्योर कि ख़वातीन शिकायत भी की होंगी। बट ऐसा इंसिडेंट अगर होता तो ये छुप ही नहीं सकता। इवन आपके अंदर जो आपके जेल सुपरेंट और उनके जो एहलकार हैं वही को वीडियो बना के दे सकते हैं, लेकिन ये बताइए और कुछ तो मैन हैंडलिंग कर। मेरे ख्याल में ये बातें करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ह्यूमन राइट वायलेशन की बात करें, जो अगर आपकी कोई समझ में कोई है तो वो यू कैन हाईलाइट, बट डोंट ट्राई टू एक बदनामी मुल्क के लिए कि ऐसे ख़वातीन के साथ हो रहा है जैसे कश्मीर में होता है, वो किसी हिसाब से ना बात करनी चाहिए। ये हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सोच समझ के बात करें। राना सलाम ने उस रात को 12 बजे आके बात की, उससे लोगों में भाम पैदा हो गया कि पता नहीं वाई ही इज़ कमिंग एट दिस टाइम, की बात हो गई है, हुकूमत कवर अप कर रही है। बट अगर इतने अच्छे में कोई बात निकली तो आई एम श्योर कि कोई ऐसी बात नहीं है, और ना हुकूमत को भी ऐसी बात करनी चाहिए, ना इमरान खान को करनी चाहिए। नाउ एक कहीं ना कहीं एक बेहतर रिकन्सिलेशन का टाइम इन्वायरमेंट लेकर आएँ, जहाँ पर जितना भी डैमेज हुआ है कहीं को रास्ता निकले कि एक मुज़ाकरात हों और इसका हल निकला जाए कि इस मुश्किल वक्त से कैसे निकालें। देखें सर, वेरी मियां दाऊद साहब, आप मुख्तलिफ केसेस कोर्ट में प्रेजेंट भी होते हैं, मुख्तलिफ केसेस को लेकर क्या ऐसी शिकायत होती हैं कि फीमेल जो प्रिजनर्स होती हैं उनके साथ मिसबिहेव किया जाए, फिजिकल अब्यूज़ जो है, टॉर्चर इज़ समथिंग एल्स? सर, मैं इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PTI की बात है वो तो कह रहे हैं कि फिजिकल अब्यूज़ हुआ है, ज़्यादती हुई है। सर,
अदनान भाई, ऐसी बात ना कोई अथॉरिटी, ना कोई जेल अथॉरिटी, ना कोई हुकूमत, ना कोई और जो मुतल्लका हुकाम है ना, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सिस्टम इस तरह का है कि अगर तो कोई पाकिस्तान कश्मीर है और जिसके अंदर एक मुसलमानों को हिंदू ऐसी शिकायत जो है वो मौजूद है, आई हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह रहे हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट बड़ी एक एक्टिव किस्म का रोल प्ले कर रही है, पाकिस्तान की बाकी अदलिया बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रही है, आप उसके रोल पर तनकीद कर सकते हैं, तो उसमें इस तरह का रिस्क कोई नहीं ले सकता। अब रह गई बात तहरीक इंसाफ की तो और इमरान खान साहब की, तो वो बाबर डोगर साहब ने और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने बड़ी खूबसूरती से इस बात को एक्सप्लेन कर दिया है कि पाकिस्तान अफोर्ड कोई नहीं कर सकता, और ये बात सिर्फ इल्जाम की हद तक है। अच्छा, मैं जाती तौर के ऊपर, मैं चूंकि तहरीक इंसाफ के बहुत ज्यादा करीब रहा हूं और इनकी स्ट्रैटेजी को और एलिगेशन स्ट्रैटेजी को बड़ा डीपली जानता हूं। इनका एक बड़ा तयशुदा तरीकाकार है कि जो काम जो जुर्म ये लोग खुद कर रहे होते हैं उसका इल्जाम ये दूसरों पर जो है वो लगा रहे होते हैं। तो ये मुमकिन है कि अभी जो इमरान खान साहब ने पॉलिसी स्टेटमेंट दे दी है, तो ये खवातीन जो भी हैं, वो पीटीआई की खवातीन है, वो भी बाहर आए और आगे बगैर सबूत के किसी भी तरह की इल्जाम तराशी कर दें, क्योंकि इल्जाम तराशी तो आप इनसे ले सकते हैं, और जब आप इनसे सबूत मांगेंगे तो सबूत उनके पास होगा कोई नहीं। आप इमरान खान साहब की पॉलिसी चेक करें कि वो पहले दिन से अपने कारकुनों, अपने रहनुमाओं को के ऊपर जिनसी तशद्दुद के इल्जामात लगाकर दुनिया डोगर साहब सॉरी मियां दाऊद साहब, यू आर वेरी राइट। जो डोगर साहब ने हवाले दिए हैं, जो एक स्ट्रेटेजी है खान साहब की सर एलिगेशन लगाने की, दाऊद साहब वो उससे इनकार नहीं कर रहा मैं सर, लेकिन एलिगेशन स्ट्रेटजी हमेशा से रही डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर। अब यहाँ एक कंट्री क्रेडिबिलिटी है जिस पर दुनिया सवाल उठा रही है सर, दुनिया पूछ रही है। तो क्या आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने अपनी जाती पॉलिटिक्स के लिए पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को स्टेक पे लगा दिया? मैं ये कह नहीं रहा, मेरा ये यकीन है। और इमरान खान साहब के गुज़श्ता 8 साल, गुज़श्ता 7 साल से और फिर गुज़श्ता 1 साल के तमाम जो उनके बयानात हैं, तमाम जो उनके इक़दामात हैं, तमाम जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, वो सारी को मद्देनजर रखते हुए मेरा ये इस बात की बिलीव है कि इमरान खान साहब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ही मार्ज़े वजूद में लाए गए थे और पैदा किए गए थे। डॉक्टर इसरार साहब की बात अगर आज ये सच साबित हो रही है, तो वो आज से 30-40 साल पहले जो शख्स बात कर गया था वो अहमद तो नहीं कर गया था ना। अब इमरान खान साहब को पता है कि उनकी सबसे ज्यादा बात कौन सी जो है वो मीडिया अट्रैक्ट करेगा, और आप देखें वो मीडिया सबसे ज्यादा उस चीज को हाईलाइट उठा रहा है, और जब उस चीज की एविडेंस मांगी जाती है तो एविडेंस उनके पास होती नहीं है। इमरान खान साहब ने गुज़श्ता 1 साल के दौरान कुछ भी किया है उसका सबूत दे दे, सबूत उनके पास है नहीं। हाँ, उन्होंने जिस तरीके से लॉन्चिंग, तो बगैर सबूतों के इल्जाम की सियासत उनको तो फायदा दे सकती है, लेकिन जब क्रेडिबिलिटी की बात होती है और भी मुल्क की, तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं सोच समझ बड़ी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एक्ट क्या है, फायदा किस किस को होगा? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियां दाऊद साहब, एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन ये है, जो बाबर डोगर साहब और मैं जो है वो बड़े उस पर कंफ्यूज हैं। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट सर, उसमें वजीर कानून की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे कहा कि इस एक्ट का जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ को फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम तो बड़े अरसे से ये बात कर रहे थे। अच्छा, जब दूसरी जानिब हम जाते हैं जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं सर, वो कहते हैं, जैसे साबिक जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे अमानुल्लाह साहब, उन्होंने कहा कि इसका इतलाक जो है वो तमाम पर लोगों पर होगा और नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अपनी अपील जो है वो दायर कर सकेंगे। पीटीआई के वकील गौहर साहब कहते हैं कि जिस दिन कानून बना उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो ज़रा ये मुझे बताइएगा बाबर साहब भी, हारिस साहब भी, हम ऑडियंस के लिए, कि एक्चुअली इस कानून के इंटरप्रिटेशन के मुताबिक ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, और पीटीआई अगर इसको चैलेंज करना चाहे सुप्रीम कोर्ट में तो व्हाट आर द ऑप्शंस विद पीटीआई सर? अदनान साहब, इस जो नया बिल आया है मदरसानी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट, इसमें
नवाज शरीफ की और जहांगीर तरीन साहब इसके बेनिफिशियरी इस वजह से नहीं हो सकते कि उनकी नजरसानी की जो दरख्वास्तें हैं वो पहले ही खत्म हो चुकी हैं, दायर वो पेंडिंग नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वो अपना राइट जो है वो अवेल कर चुके हैं। दूसरी नजरसानी की पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में किसी किस्म की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। जो नए एक्ट के अंदर आर्टिकल 185 की हद तक बात की गई है, तो वो 185 बेसिकली एक अपील का दर्जा देता है। मसलन कि अगर नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन दूसरी नजरसानी की दरख्वास्त दायर करना चाहे तो उसको दूसरी नजरसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो ट्रीट नहीं कर सकती, बल्कि 185 में अपील ट्रीट कर सकती है। तो मेरी तो जाती राय में इस जो ये कानून है इसका आम आदमी से तो कोई लेना देना नहीं बनता। जब भी इसका कोई बेनिफिशियरी होगा तो वो हुकूमत ही होगी, जो कि हुकूमत के इस वक्त केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जैसे वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाला चल रहा है, इलेक्शन कमीशन का केस चल रहा है, और फिर ऑडियो लीक्स कमीशन वाला एक सेंसिटिव केस चल रहा है। इन केसेस में से अगर कोई चाहेगी अपील दायर करना, हुकूमत को दायर कर लेगी, लेकिन वो भी एक आर्थिक तौर के ऊपर हुकूमत को फायदा होगा, उसका भी फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि इसी एक्ट की सेक्शन 4(3) के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बैंक की बात की गई है कि जो जब आप नजरसानी दायर की जाएगी तो उससे ज्यादा लार्जर बैंक सुनेगा। अच्छा, फर्ज कर ले कि एक बैंक का फैसला दे दिया 7 रुपये बैंक ने, 3 रुपये बैंक ने, तो उसके अंदर पीछे पाकिस्तान जो है वो लार्जर बैंक बना देंगे, 2 फिर अपनी मर्जी के जज जो है वो शामिल कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को किसी भी तरह से इस जो एक्ट है इससे किसी किस्म का कोई फायदा होगा, या सुप्रीम कोर्ट को किसी भी तरह से इस एक्ट से किसी किस्म का कोई नुकसान होगा। आम आदमी का तो इस एक्ट से सर वेरी राइट। एक चीज और क्लियर कर दें कि जब आपने कहा ना कि जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ क्योंकि पहले रिव्यू फाइल कर चुके हैं, उन्होंने वो रिव्यू तब फाइल किया मियां साहब जब ये कानून नहीं था, कानून तो अब आया, तो कहीं ना कहीं उनको कुछ इसका कोई बेनिफिट मिलेगा, कानून आने के बाद उनको कोई सहूलत मिले? अदनान भाई, बदकिस्मती से ना जब हमारी मौजूदा अदलिया ने किसी को बेनिफिट देना होता है ना, तो उसके लिए पहले ही आइन में आर्टिकल 187 मौजूद है जिसको कंप्लीट जस्टिस का नाम दिया है। तो कंप्लीट जस्टिस की आड़ में हमारी मौजूदा अदलिया जो है वो नजरिया जरूरत जिंदा करती है, और फिर वो बड़ी डील के तहत, NRO के तहत अपने जो मनसूबा तय किया होता है उसके मुताबिक लोगों को नवाज देती है। तो जब आर्टिकल 187 मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट दे सकती है, तो वो 187 में भी जाकर दे सकती है। और अगर आप ये बात कह रहे हैं कि 7 दिन से ये आगे शुरू होगा, तो 7 दिन से आगे नजरसानी की दरख्वास्त आएगी। तो नजरसानी तो पहले डिसाइड हो चुकी हुई है जहांगीर तरीन की और नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ साहब की सिर्फ एक नजरसानी बची हुई है, वो नजरसानी बची हुई है जो 62 एक्ट में नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल किया गया था। उसमें भी आगे जाके टेक्निकल बात आएगी। वो तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो दुरुस्त बुकला जो है वो बात कर रहे हैं कि वो आपने नजरसानी की दरख्वास्त वो अग्रीड बंदा दे सकता है जो पिछले केस में पार्टी ना हो, लेकिन वो भी तब दे सकता है जब उससे मुतल्लिक केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो। लेकिन क्या तो ये भी मामला नहीं है। तो मैं जाती तौर के ऊपर अपनी जाती तजर्बे के मुताबिक ये समझता हूँ कि ना इस एक्ट का कोई फायदा है ना इस एक्ट का कोई नुकसान है। अगर सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ को या जहांगीर तरीन को सर वेरी राइट। चलो कहीं ना कहीं आपने पीटीआई के वकला की हिमायत तो कर दी है कि वो ठीक कह रहे हैं। बाबर डोगर साहब, इस कानून से क्या वाकई जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ या पॉलिटिकल फायदा ले सकते हैं? मुझे एक बात बताएं कि अगर पार्लियामेंट कोई एक्ट या कोई लेके आती है तो उसका कोई ना कोई उसके पीछे तो मकसद होता है। अगर इसका कोई किसी को फ़ायदा भी नहीं है, इसका किसी को नुकसान भी नहीं है, तो फिर इसको लाया क्यों गया? मेरा एक सवाल है, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? सैनट में मैंने देखा कि इसको इरफान सिद्दीकी साहब ने इसको पेश किया। इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो नवाज शरीफ के बड़े चहीते हैं और बहुत उनके करीब हैं। तो अल्टीमेटली कोई ना कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा ना मियाँ साहब। बगैर ऑब्जेक्टिव के तो कोई चीज़ यहाँ पर नहीं होती, बगैर मकसद के तो कोई चीज़ नहीं होती। और इतनी वेली गवर्नमेंट तो नहीं बैठी हुई कि वो इस तरह के ऑर्डिनेंसेस लेके आए, एक्ट्स लेके आए जिसके जरिए से ना किसी को फायदा होना है ना किसी को नुकसान होना है, और उस पर डिबेट भी की जाए और सारा कुछ किया जाए। तो मेरे नजदीक मेरा ख्याल है कि एक जस्टिफिकेशन मैं आता हूं मियां साहब, डोगर साहब को कंप्लीट कर लेने दें। मैं आपको टाइम देता हूं।
मियां साहब डोगर साहब को कंप्लीट कर लेते हैं। एक जस्टिफिकेशन बनाने की कोशिश की गई है कि मियां साहब और जहांगीर तरीन दोनों जो है उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो जो फैसला उनके खिलाफ आया हुआ है उसके खिलाफ वो रिव्यू में जाएं और जो उन पे ताउम्र पाबंदी लगी हुई है उसको ख़त्म करवाया जा सके। अदरवाइज ये हवा में कोई चीज़ पाकिस्तान में नहीं होती, बगैर किसी वजह के कोई चीज़ नहीं होती मियाँ साहब। उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है, कोई ना कोई बेनिफिशियरी ज़रूर होता है। तो जो नज़र आ रहा है बज़ाहिरन वो यही है कि इसकी अल्टीमेटली बेनिफिशियरी जो है वो जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ ही हो सकती है, इसके अलावा तो कोई और नहीं। मियां साहब सर इस पर रिस्पॉन्स लूंगा जरा ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब की जान चाहूँ। ब्रिगेडियर साहब आपने वकील ना होते हुए कई दफ़ा मुझे याद है कि आपने सो मोटो पर बात की है कि सो मोटो का अख्तियार चीफ जस्टिस के पास एक ऐसा अख्तियार है जो कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा पावरफुल उसको भी करता है और कहीं गलत इस्तेमाल भी हो रहा होता है उसका। तो कई दफ़ा इस पर बहुत सारे लोगों ने बात की। तो इस कानून के तहत कम से कम वो तरीक़ाकार जो चीफ जस्टिस का था वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा। तो जो रूल ऑफ लॉ की हम बात करते हैं ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस के ओहदे को देखते हुए, क्योंकि हमने देखा कि सो मोटो का इस्तेमाल किस तरह इफ्तिखार चौधरी ने किया, साकिब निसार ने किया, वो अन्य वाह किया कि उसका इम्पैक्ट सियासी भी आया, माशी भी आया और सोशल भी आया। सर ब्रिगेडियर साहब देखिए, बिल्कुल जान बात ये ठीक है, राइट भी होना चाहिए। अननेसेसरी सो मोटो लें और उसके आगे आप फिर आप उसके बाद आप जो में वही सुने उसके बाद शायद ऑडियो का प्रॉब्लम, इनको तो ठीक करो। सर मैं मियां साहब आप जरा रिस्पॉन्स कर दें। सर डोगर साहब ने बड़ा सादा सा सवाल पूछ लिया आपसे कि बगैर फायदे के हुकूमत ने इतना तरद्दुद क्यों किया फॉर द एक्ट ऑफ रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट। सर जिस तरीके चीफ जस्टिस पाकिस्तान बड़े काबिल एहतराम है, उन्होंने गुज़श्ता 3-4 माह से हुकूमत को दीवार के साथ लगाया हुआ है। तो अब हुकूमत जो है वो भी वैसी ही अदालती सियासत जो है मेरी जाती राय के मुताबिक करना चाह रही है जिस तरीके से सियासी तौर के ऊपर चीफ जस्टिस उमर साहब बंदयाल साहब जो है वो अदालत चला रहे हैं। कम से कम 1 माह जो है वो सब्र कर लें, फिर आपको समझ आनी शुरू होगी और पाकिस्तान की पब्लिक को समझ आनी शुरू होगी कि ये वाला एक्ट आता है, पिछला एक्ट आता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। अब इस एक्ट के बारे में सुनने में आ रहा है कि इसको भी हो सकता है चीफ जस्टिस उमर साहब बंदयाल साहब जो है वो सस्पेंड कर दें, फिर आगे चल के ऐसे बात जो है वो चलनी शुरू हो जाए। तो जब एक सीरीज आपको नजर आनी शुरू होगी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो मुसलसल अपने इख्तियारात का जायज नाजायज जो भी है, जो भी हुकूमत उसकी इंटरप्रिटेशन करती है वो इस्तेमाल करते हुए तमाम कवानीन को मुअत्तल करी जा रहे हैं, सस्पेंड करी जा रहे हैं। तो उसके साथ जो है वो पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम के ऊपर क्या पड़ेंगे उसके बाद देखते हैं। मेरे ख्याल है कि इसका मकसद जो है वो 1 माह के बाद जो है वो जाहिर होगा। वो बड़ा खौफनाक मकसद जो है वो हो सकता है। सर वेरी राइट, आपने बड़ी खूबसूरती से बाईपास कर दिया। डोगर साहब ने इतने जोश जज्बात में आपको सवाल दिया था। अच्छा ब्रिगेडियर साहब आपकी आवाज़ सर ड्रॉप हो गई थी। प्लीज़ मैं सो मोटो, इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार को सामने रखते हुए सर बात ये कर रहा हूँ कि बिल्कुल सो मोटो पे कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए कि उसको राइट होना चाहिए कि दोबारा अपील का और अपील भी बेहतर अगले जज चुने ताकि वो वरना उसको चांस खत्म हो जाता है। हाईएस्ट फॉरम जहाँ उसको रेमेडी मिलती है। लेकिन इस एक्ट की बात करें, देखिए ये हुकूमत आजमदारत कह रही है कि इसका फ़ायदा नहीं हो, हुकूमत के लिए फ़ायदा होगा। मीन्स कहीं ना कहीं कोई इसमें वो शिक है जो कि जब ये 10 सेटल होगी 1-2 महीने के बाद फिर ये केस निकलेगा 60 दिन से पहले और वो अप्लाई कर देंगे। लेकिन मुझे अफसोस ये कि सारे क्यों हम पर्सनल स्पेसिफिक एक्ट्स बना रहे हैं। आपने कैबिनेट की मीटिंग में, पार्लियामेंट की मीटिंग में जितने सेशन हुए हैं, कोई हमने IMF वर्ल्ड बैंक की बात की हो, इकॉनमी की बात की हो, अवाम के रिलीफ की बात की हो, प्राइस डाउन करनी हो या अपने मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाना हो, कोई बात नहीं की गई है। मुझे अफसोस है कि अवाम अपने नुमाइंदे पार्लियामेंट में क्यों लेकर आते हैं। वो पार्लियामेंट अपनी हुकूमत क्यों चुनती है कि वो अवाम के फैसले हों। तो क्या फैसले सिर्फ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के लिए हैं या सियासतदानों के लिए हैं? अवाम के लिए कौन करेगा? अवाम के लिए आप मुझे बता दें, हम पहले बैठे कोई डोगर से बता दें, मैं दाऊद रखें, हमने कोई अवाम के लिए कोई इसमें कानून साजी की है इतने अरसे में? 1 साल में कोई प्रोग्रेस है हमारी? हमने क्या 300 से ऊपर क्रॉस डॉलर कर गया है उसकी तो बात की है।
आज इस आकर से किसी ने कल सवाल किया, उस पर नाराज हो गए। बात यह है कि अभी बजट आ रहा है, उसकी बात नहीं हो रही है। IMF वर्ल्ड बैंक जब में रखा गया है, क्या हम सोच रहे हैं अवाम के लिए? देखिए, ये बहुत अहम चीज़ें हैं। ये सियासतदानों के सुबह बताने हैं कि अगर फौज एक पोलिटिकल है तो फिर सियासतदान कहाँ बैठ के फैसले कर सकते हैं? क्या ये मौका नहीं है कि बैठें और मसाइल को हल करें और कहीं ना कहीं फाइंड सोल्यूशन? इमरान ने बिल्कुल गलती है कि जो कुछ किया, तबाही कर दी, पाकिस्तान नुकसान पहुंचा दी, ऑल एग्री। बट देन यू हैव टू फाइंड, हुकूमत का काम है हालात को ठीक करना है। क्या हुकूमत इस वक्त कोई ऐसी एफर्ट कर रही है जिससे मुल्क में सियासी इस्तेकाम हो, मुआशी इस्तेकाम हो, आवाम के लिए कुछ हो? किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है। दिस इज द मोस्ट डेंजरस स्टेट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि हुकूमत को समझना चाहिए, फाइंड अ सोल्यूशन। कम से कम और कुछ चीज़, अगर 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराना है, वही आवाम को क्लियर कर दें ताकि इसका हाल हो जाए। इमरान को जो सजा मिली है, पार्टी को, मेंबर्स को जो केस बने करते रहे सर सब। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। एक ब्रेक है नाज़रीन में, बड़ा अहम पहलू है मेरे ख्याल में तारीख की तरीन हुकूमत है। सियासी अदम इस्तेकाम, माशी अदम इस्तेकाम, और अभी भी कुछ क्लियर नहीं है कि आगे फ्यूचर में चीज़ों को कैसे लेके चलना है। एक ब्रेक के बाद ज़रा इसे भी बात करेंगे कि जो लोग छोड़ गए तहरीक इंसाफ को, उनका मुस्तकबिल क्या है, और नई पार्टी का ऐलान बहुत जल्द होगा। ऑन चौधरी ने इसकी तस्दीक भी की है, तो वो पार्टी क्या होगी और किसकी क़यादत में होगी? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियां साहब, आपने बाबर डोगर साहब से तो आपकी कुछ ज़ाती दोस्ती है, आपने बाईपास कर दिया उनके सवाल को, पर सर मैं चाहूँगा कि मेरे सवाल को बिना बाईपास किए मुझे जवाब चाहिए। सर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने पिछले दिनों कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दरार डालने की कोशिश की जा रही है। मतलब मुझे तो शर्मिंदगी होती है सुप्रीम कोर्ट को जब देखता हूँ, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब के रिमार्क सुनता हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू होता है। यकीन करें सर कि जो पनामा में बेंच किया करता था और जो फिर सुप्रीम उमर अता बंदियाल साहब करते हैं, तो ये जो उनका रवैया है, उस पर कमेंट कीजिए। और फिर उनका अपना बयान चीख के कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में दरार है, तभी वो बयान देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दरार डालने की कोशिश की जा रही है। ओ भाई, इधर एक इदारा फौज भी है जिसके हम सब मुखालिफ बने फिरते हैं। फौज में एक दिन आपने कहा कि फौज में दरार पड़ गई है, अगले दिन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बुला ली उन्होंने, सारे कोर कमांडर आए हुए थे, तो वहां तो कोई डर नहीं है। भाई अगर सुप्रीम कोर्ट में दरार नहीं है चीफ साहब, तो आप भी फुल कोर्ट बुला लें। फुल कोर्ट तो दूर की बात यार, बेंच बनने की फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाई गई मियां साहब, और इल्जाम लगाया जाता है जी दरारें डालने की कोशिश की जा रही है। चीफ जस्टिस साहब का रवैया चेक कीजिए मियां दाऊद साहब के, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मुअत्तल, ऑडियो लीक्स कमीशन मुअत्तल, और काजी फायज ईसा साहब अपने बेंच में बैठ के थक गए हैं सर, और ये कहते हैं जी आप सुप्रीम कोर्ट पे मीडिया पे बैठ के हम पे बात की जाती है, सुप्रीम कोर्ट में दरार डालने की कोशिश की जा रही है। और भाई अपना रवैया तो चेक करें चीफ साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां दाऊद साहब। सॉरी बट आपको दुख लगेगा, बट ये सच है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो यू कैन चैलेंज मी मियां साहब। मैंने आपकी तो थोड़ी सी मजबूरी है, तो इसलिए आप तो बड़े महजब अंदाज में ये बातें करते हैं। मैं तो गुजारिश ये करता हूँ 2017 से लेके आज 2023 29 मई 2023 तक मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो अदालती इख्तियार, अदालती तरीकाकार, अदालती रवैया, अदालती किरदार रहा है, वो पाकिस्तान की अदालती तारीख में सबसे शर्मनाक जो है, उसको ये वाला दौर जो है वो समझा जाएगा। क्योंकि इस दौर में हमने देखा फातिमा निसार ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट के चेहरे के ऊपर आज के दिन तक जो स्याही, जो धब्बे लगाए, वो आज के दिन तक वो धब्बे लगाने का सिलसिला जारी है। आप सुप्रीम कोर्ट के जितने भी अहम और आईनी मुकदमात हैं, आप उसमें किसी एक मुकदमे का हवाला देके बता दें कि उस मुकदमे के ऊपर किसी की मुतफक्का राय हो और वो मुतनाज़ा ना हुआ हो, और उस केस के पीछे जो है वो किसी किस्म की कोई हिस्ट्री, कोई मनसूबाबंदी, कोई चीजें जो है वो ना सामने आई हो। आप आज की मिसाल उठाकर देख लें कि आज जो 9-10 मई के वाकयात में जिन दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के रियासती इदारों को, फौज को और बाकी चीजों के ऊपर तोड़फोड़ किया, उन मुस्तनद दहशतगर्दों के वकील जो बन रहे हैं वो साकिब निसार ग्रुप के जो जज साहबान के बच्चे हैं, रिटायर्ड जज साहबान के बच्चे हैं, दामाद हैं, भतीजे हैं, वो बन रहे हैं।
ये इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने की बुनियाद रखी गई, ये 2017 से रखी गई है और 2017 से लेके आज के दिन तक रखी है। तो वो ग्रुप जो है वो कतई तौर के ऊपर नहीं चाहेगा कि उनके मफादात को जो है वो ठेस पहुंची दे। और वो ठेस कैसे पहुंचती है? जब कोई भी बंदा, कोई भी फ्रीक, कोई भी पार्टी, कोई भी पाकिस्तानी ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए, वहां पर जाकर आपको लेक्चर जो है वो नजर आएंगे, आपको वो साकिब निसार साहब हो या बड़े एहतराम के साथ बलियार साहब हो, आप उनको लेक्चर नजर आएंगे, बात नजर आएंगे, ब्रिगेडियर टाइम कम है, नजर आएगा। मैं कमेंट आपसे लेना चाहूंगा सर। वेरी राइट ब्रिगेडियर साहब, 9 मई के वाकयात ने तहरीक इंसाफ को एक बंद गली में ला खड़ा किया। क्या ऑप्शंस तहरीक इंसाफ साहब के पास मौजूद हैं ब्रिगेडियर साहब कि जो डेंट पड़ा है 9 मई के बाद उससे खुद को अलहदा करते हुए अपनी जो सियासी साख थी उसको बहाल कर पाए? सर अदनान देखें, बहुत बड़ा डेंट पड़ा है, नॉट ओनली इनको, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज के इमेज को अवाम में, फौज में दरार डालने के लिए किया। लेकिन बेस्ट इस वक्त ऑप्शन है इमरान खान साहब को ऑन एयर आके पर्सनली ऑनेस्ट ही शुड से कि मैं जिम्मेदार हूँ, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉट एवर दैट हैपेंड, चाहे उसमें मेरे लोग थे, नस्ल थे, जो जहन क्राइम में सजा मिले, लेकिन मैं इसकी ओन करता हूँ ओनरशिप। बाकियों को आप माफ़ करें जो बच्चे पकड़ी हुए हैं, और इसको मैं गलती तस्लीम करता हूँ एंड मैं ओपन दिल से मुज़ाकरात की बात करता हूँ। और वो मुज़ाकरात डायरेक्ट यू शुड टॉक टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, नॉट टू एस्टैब्लिशमेंट, देयर गॉट नथिंग टू डू। एक तो ये एक इसका हाल है, शायद इसको कोई सावधानी में कहा कि ये करें तो फिर हम देखेंगे। तो ये एक ऑप्शन है, क्योंकि मुल्क इस वक्त बड़े मुश्किल हालात में है। जिस तरीके से फौज के साथ इन्होंने एक नाइंसाफ़ी की है, एनिमी के नैरेटिव को पूरा किया। देखें, जब जलजले आते हैं, क्लैमिटीज आती है, सैलाब आता है, एमरजेंसी होती है, पोलियो होता है, कोई बात होती है तो मुसल्लह फौज होती है, कभी वो ये नहीं कहती हमारा काम नहीं। और वो अब चूँकि आवाम से मोहब्बत करते हैं, मैं ये बार बार कहता हूँ, इसलिए इस वक्त इसको इमेज को रिट्रीव करने के लिए इमरान हैज टू प्ले अ मेजर रोल। जो उन्होंने दरार डालने की कोशिश की है, खुद कहें कि यस। सर टाइम कम है, जरा 1 मिनट में बताइएगा सर। आप कह रहे हैं मेजर रोल खान साहब प्ले कर सकते हैं, क्या रोल है जो प्ले करना चाहिए खान साहब को, या वो कर सकते हैं? क्योंकि अब तो वो उस 9 मई के बाद भी एक इंटरव्यू में आर्मी चीफ पे बात कर चुके, फिर वो कहते हैं कि जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराओ, जो मर्जी कराओ, मेरी पार्टी तोड़ दो। ओ भाई, अपनी सियासत पे तो बात करने को तैयार नहीं है सर। यही मैं बात कर रहा हूँ कि यही बात उनकी प्रॉब्लमेटिक है कि ही शुड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं, और ये दे नो डाउट कि उनकी वजह से सब कुछ हुआ। उन्होंने लोगों के माइंड को पायलट किया और ब्रेन वॉश करके बच्चों को इस तरफ भेज दिया। आप खुद कहें कि मेरी गलती, आई अपॉलोजाइज विद पीपल, खासतौर शोहदा के लवाकिन से जो उनकी दिल आजारी हुई है, और फिर कहें कि मैं ओपन टू डायलॉग हूँ, जिस तरह की चाहे हुकूमत, जहाँ कहे मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। इनिशिएटिव आपने PDM को दे दिया है, लेट देम कम, टेक देयर ओन। आप कहीं ना कहीं कोशिश कर लें, अदरवाइज यू आर इन अ डिफिकल्ट। सर वेरी बाबर डोगर साहब, सर इतलात क्या है कि इतने लोग छोड़ गए हैं, क्या और भी कोई हैं जो बच गए हो जिन्होंने छोड़ना हो? खान साहब का कॉन्फिडेंस और जो छोड़ रहे हैं उनका मुस्तकबिल क्या है? और जहांगीर तरीन साहब एक नई पार्टी बना रहे हैं, क्या होगी वो पार्टी सर? देखिए सर, जो लोग छोड़े हैं, देखने वाली बात ये है कि क्या उनके साथ जो खान साहब का वर्कर है, जो नजरियाती वर्कर है, क्या वो भी छोड़ के जा रहा है? तो जो लोग भी छोड़ के जा रहे हैं, जारी बात है कि हर एक पे कोई ना कोई पर्चा है, कोई ना कोई जेल में है, और उसके बाद एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उसके बाद वो ऐलान करता है कि ना मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। और दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब ने मेरी इतला है कि 45 लोगों की तो उन्होंने लिस्ट बना ली है कि PTI के साबका MPAs, MNAs और जो टिकट होल्डर्स हैं, जो 45 लोग ऐसे जो उनके साथ कॉन्टैक्ट में हैं, वो एक दो दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं और पार्टी भी बनाने जा रहे हैं। तो आपको याद होगा कि 20 बंदों की तो एक पहले भी उन्होंने लिस्ट तैयार की थी, और वो बाद में वो सारे जो है उन्होंने रिजाइन भी दिए और दोबारा डिसक्वालीफाई हो गए, दोबारा इलेक्शन लड़े और सारे ही हार गए। तो अब जहांगीर तरीन साहब के पास कहाँ से वोट बैंक है? क्या आस है, क्या उम्मीद है उन लोगों के लिए जो उनके पास आ रहे हैं कि उनको वो इलेक्शन भी जितवा देंगे, और किस तरह से जितवाएंगे? क्या PTI का वर्कर जो है वो जहांगीर तरीन को वोट देगा, इन लोगों को वोट देगा?
तो मुझे तो कोई ऐसा फ्यूचर नहीं लग रहा कि ये सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, ना इनको नूलिंग वालों ने वोट देना है, फिर पार्टी अपना जोर लगा रही है, वो भी यहाँ से बंदे तोड़ रही है, काफ लीग अपने बंदे तोड़ रही है, पोलिटिकल इमरान खान पार्टी साहब, बंदे तो माले गनीमत समझ के तोड़ रही है, लेकिन वर्कर नहीं तोड़ पाएंगी शायद। नहीं, खान साहब ने जो कहा है कि एक सिंपैथी कलेक्ट करने की कोशिश की कि मेरे बंदे तोड़ रहे हैं, तोड़ते जाओ, पर इलेक्शन करा दो। उनको पता है कि वर्कर उनके साथ है, उनका वर्कर उनके साथ है, और जब भी इलेक्शन होंगे उनका वर्कर उन्हीं के बंदे को वोट डालेगा, चाहे वो कोई भी हो। तो खान साहब को तो ये इत्मीनान है, जो बंदे तोड़ के पार्टी छोड़ के जा रहे हैं उनके साथ वर्कर नहीं जा रहा। सर वैलिड, बहुत शुक्रिया तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा।